नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप करेंगे रोगों से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी आपको हमारे चैनल पर लगातार कराई जा रही है। कम से कम आपको 70 प्रश्न सही करने होंगे अगर आपको अपनी नौकरी इस परीक्षा में, इस भर्ती में सुनिश्चित करनी है। तो मिनिमम 70 प्लस का टारगेट लेकर आप चलिए और 70 के ऊपर जितना आप सही करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए 50 प्लस सेफ स्कोर होगा और ओबीसी वालों के लिए 60 प्लस स्कोर सेफ हो सकता है। तो लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है और बहुत ही गंभीरता के साथ एक एक चीज आपको समझनी है। आज आपका जो चैप्टर मैंने उठाया है वो रोगों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहां से आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न मिनिमम बनेंगे। हो सकता है 4 से 5 भी बन जाएं। तो लगातार आपको पढ़ते रहना है और एक एक चीज को रिवाइज करते रहना है। जितने ज्यादा आप एमसीक्यू देखेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और ये सदैव याद रखिए कि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो लगातार आपको हमारे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले कि मैं आपकी क्लास शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। तकरीबन 500 बच्चे इस बैच से जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। फीस की फीस मात्र 505 रुपए है। आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। क्लियर है आपको? तो मुख्य सेविका गरिमा बैच से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। तो अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए मुख्य सेविका गरिमा बैच से। निश्चित रूप से आपका फायदा होगा, आपके सिलेक्शन की गारंटी होगी। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज करके इस बैच से जुड़ी हुई पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करिए और वहां पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं और आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। मात्र 505 रुपए में आप 40 से 45 हजार तक की नौकरी का सफर तय कर सकते हैं। तो सपना अगर आपने देखा है तो जरूर जुड़िए मुख्य सेविका गरिमा बैच से। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का आपका मॉक टेस्ट। आज का आपका प्रश्न है, रोगों से जुड़ा हुआ पूरा चैप्टर है, तो उससे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो आज आपको किए गए हैं और इनको आप जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है आपका डेंगू बाइफिजिक फीवर। ए ऑप्शन है आपका डेंगू बाइफिजिक फीवर, दूसरा है मलेरिया ज्वर इंटरमिटेंट फीवर और तीसरा है आपका टाइफाइड फीवर टिपिकल कंटिन्यूअस फीवर और चौथा है आपका मीजल्स फीवर लो ग्रेड फीवर। तो बताइए इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 3 सही सुमेलित हैं और एक सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसमें जो गलत दिया हुआ है और सही आंसर हो जाएगा इसका डी, मिजल्स लो ग्रेड फीवर सही नहीं है। बाकी तीनों आपके बिल्कुल सही है। डेंगू वाई फिजिक फीवर बिल्कुल सही है, मलेरिया ज्वर इंटरमिटेंट फीवर बिल्कुल सही है, टाइफाइड फीवर टिपिकल कंटिन्यूअस फीवर। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको देखते रहना है और जितने ज्यादा आप एमसीक्यू करेंगे निश्चित रूप से आपका फायदा होने वाला है। तो पहले का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के फीवर की प्रकृति सतत ज्वर की होती है? तो लगातार बने रहिएगा और निश्चित रूप से एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की काबिलियत रखता है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के फीवर की प्रकृति सतत ज्वर की होती है? ऑप्शन ए है आपका डेंगू, बी है टाइफाइड, सी है मलेरिया और डी है मेजल्स। बताइए। जो पिछला प्रश्न था उसका यहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा। जो चौथा
चौथा ऑप्शन गलत था, उसका सही उत्तर इस प्रश्न में मिल जाएगा। तो अगर आपको मैंने हिंट दे दी है तो आप अगर समझदारी दिखाएंगे, इसका उत्तर बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। तो बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के फीवर की प्रकृति सतत ज्वर की होती है? बताइए, ए डेंगू, या बी टाइफाइड, या सी मलेरिया, या डी मीजल्स। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से। तो दूसरे का सही ऑप्शन है आपका वो डी है, मीजल्स। इसकी प्रकृति कैसी होती है? सतत ज्वर की, लगातार ज्वर बना रहता है। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वर में पेरोटिड ग्लैंड्स बड़ी हो जाती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वर में पेरोटिड ग्लैंड्स बड़ी हो जाती है? ऑप्शन ए मम्स, बी रूबेला, सी टाइफाइड, डी मलेरिया। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वर में पेरोटिड ग्लैंड्स बड़ी हो जाती है? बताइए, ए मम्स सही होगा, या बी रूबेला सही होगा, या सी टाइफाइड सही होगा, या डी मलेरिया सही होगा। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो तीसरे का सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, मम्स। क्लियर है आपको? इसमें क्या होता है, जो पेरोटिड ग्लैंड्स होती हैं आपके शरीर में, वो बड़ी हो जाती हैं। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वर में दैनिक तापमान के उच्चतम तथा निम्नतम स्तर में अंतर 2 फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं रहता? ए सतत ज्वर, बी अल्प विरामी ज्वर, सी सविरामी ज्वर, डी प्रलेपक ज्वर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वर में दैनिक तापमान के उच्चतम तथा निम्नतम स्तर में अंतर 2 फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं रहता है? सतत ज्वर, बी अल्प विरामी ज्वर, सी सविरामी ज्वर, और डी प्रलेपक ज्वर। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये वाला चैप्टर मैं गरिमा बैच में दोबारा पढ़ाऊंगा, तो जो लोग नए जुड़ेंगे उनका भी फायदा होगा। क्लियर है आपको? पहले मैंने इसको बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ाया था, इसको दोबारा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से काफी गहराई से प्रश्न बन सकते हैं। उनको भी ध्यान में रखकर आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका एक अच्छे तरीके से रिविजन हो जाए। तो गरिमा बैच में ये चैप्टर दोबारा से पढ़ाया जाएगा, तो निश्चिंत रहिएगा जो लोग नए जुड़ने वाले हैं। तो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वर में दैनिक तापमान के उच्चतम तथा निम्नतम स्तर में अंतर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं रहता है? बताइए, 2 फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं रहता है। ए सतत ज्वर, बी अल्पविरामी ज्वर, सी सविरामी ज्वर, डी प्रलेपक ज्वर। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए सतत ज्वर। जो लगातार ज्वर बना रहेगा उसमें क्या होता है, 2 फ़ारेनहाइट से अधिक का अंतर नहीं रहता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी बीमारियां आपके सिलेबस में दी गई हैं, उन सब से जुड़े हुए जितने भी दिवस हैं वो सभी आपको याद रखने हैं। क्लियर है आपको? तो बताइए विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है आपका 28 फरवरी, बी है 7 अप्रैल, और सी है आपका 15 मई, और डी है 12 नवंबर। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 12 नवंबर। क्लियर है आपको? क्या है? 12 नवंबर बिल्कुल सही उत्तर है। और आज का आपका प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज मैंने प्रश्न शुरुआत में नहीं रखा ताकि मुझे पता चल सके कौन पूरा वीडियो देखता है और कौन अच्छे से देखता है। तो जिससे जो भी ये प्रश्न सुन रहे हैं दिमाग से, मन से, उनको उत्तर जरूर देना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। बिल्कुल सही उत्तर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय श्वसन की सामान्य दर कितनी होती है? बताइए, जन्म के समय श्वसन की सामान्य दर कितनी होती है? ए 20 से 26 प्रति मिनट, बी 16 से 20 प्रति मिनट, सी 20 प्रति मिनट, और डी 30 से 40 प्रति मिनट। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
जन्म के समय श्वसन की सामान्य दर कितनी होती है? बताइए। छठा का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो छठे का सही ऑप्शन है आपका वो डी है। 30 से 40 प्रति मिनट जन्म के समय श्वसन की सामान्य दर होती है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया का संक्रामक चरण है। बताइए, मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सा है? वलय चरण है, या वीजा गुण स्पोरोजोइट है, या मेरोजोइट है, खंडजाणु, या युग्मक जनक? तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से बताइए। मलेरिया का संक्रामक चरण है, बताइए। तो साथ में जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। मैं बिल्कुल भी समय आपका जाया नहीं करूंगा, बहुत ही जल्दी जल्दी आपको ये सारे प्रश्न मैं करवाऊंगा ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? बताइए, निम्न में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? तो रोग दो चीजों से फैलता है, एक जीवाणु से और एक विषाणु से। इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया और वायरस। तो इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जिसका कारक जीवाणु नहीं है, मतलब उसका कारक बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया नहीं वायरस होगा, ठीक है, विषाणु होगा। क्लियर है आपको? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं है, तो मतलब उसका कारक विषाणु होगा। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताइए। एड्स होगा, या डिप्थीरिया होगा, या हैजा होगा, या काली खांसी होगा? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? आठवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। क्लियर है आपको? एड्स, ये वायरस से फैलता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया संबंधित है। बताइए, मलेरिया किससे संबंधित है? ज्वर से, अतिसार से, सामान्य ठंड से, या छींकने से? कुछ प्रश्न आपको बहुत ही आसान भी देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। ऐसा मत समझिएगा कि 100 के 100 प्रश्न बहुत ही कठिन आ जाएंगे। हर परीक्षा में 5 से 6 प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, तो उनको भी आप एक बार देख लिया करिए। क्लियर है? तो मलेरिया संबंधित है, बताइए किससे है? बहुत ही आसान है इसका उत्तर, ज्वर से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, चेचक होने का कारण है। बताइए, रूबियो ओला वायरस है, या मैक्सो वायरस है, या वेरियोला वायरस है, या बैरिसेला वायरस है? बताइए, चेचक होने के कारण क्या है? रूबियोला वायरस, या मैक्सो वायरस, या वेरियोला वायरस, या बैरिसेला वायरस? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आप सही हो जाएगा 10 का? तो बहुत ही कई बार मैंने आपको ये करवाया भी है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका 10 का सी, वेरियोला वायरस चेचक का वाहक है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? ए मलेरिया, बी हेपेटाइटिस, सी टाइफाइड, डी एचआईवी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? बताइए। तो 11 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 11 का आपका सही ऑप्शन है आपका वो सी है, टाइफाइड। क्लियर है आपको? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? बताइए, मलेरिया, या स्लीपिंग सिकनेस, या डेंगू ज्वर, या फाइलेरियासिस? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर बाधित नहीं है? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 12वें का सही ऑप्शन है आपका 12 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्लीपिंग सिकनेस ये मच्छरों से नहीं फैलती है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, डेंगू जर भी मच्छर से फैलता है, और फाइलेरियासिस भी मच्छर से फैल सकता है। क्लियर है आपको? स्लीपिंग सिकनेस ये एक मधुमक्खी से काटने वाला से फैलने वाला रोग भी है। क्लियर है आपको? ये मैंने आपको एमसीक्यू में कराया होगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है?
बताइए, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? ए जापानी एन्सेफलाइटिस, बी डेंगू, सी चिकनगुनिया, डी पीत ज्वर। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो बहुत ही आसान होने वाला है इसका उत्तर आपके लिए। बताइए, 13वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तेरे का भी सही होगा और मेरे का भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? लगातार बस पढ़ते रहिए, घबराना नहीं है ना? और ना ही चीज़ों को बहुत हल्का लेना है कि मैंने आज 25% सही कर लिया 30 में, अरे मुझे पूरा आता है, ये घमंड भी नहीं करना है। क्लियर है आपको? लगातार बस आपको लगातार पढ़ते रहना है। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया, बताइए किसने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया? जोसेफ लिस्टर ने, या लुई पाश्चर ने, या जोन्स साल्क ने, या पाल एहरलिच ने? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया? तो 14वें का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो कौन सा होगा बताइए? 14वें का सही उत्तर है आपका सी, जोन साल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। क्लियर है आपको? और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? बताइए, अगर डेंगू बुखार आता है तो मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ए प्लेटलेट्स की, बी हीमोग्लोबिन की, सी शर्करा की, डी जल की। तो बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? बताइए। तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका, बताइए, प्लेटलेट्स की। बहुत ही जल्दी डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन होती हैं। 1.5 लाख से 50,000 होंगी, 50,000 से 25,000 हो जाएंगी अगले दिन, और अगले दिन ही वो 10,000 पहुंच जाएंगी। तो डेंगू में बहुत ही जल्दी डॉक्टरों का इलाज लेना बहुत ही आवश्यक है। जरा सी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। इस समय सभी लोग फुल कपड़े पहनिए। बहुत ही ज्यादा डेंगू एक्टिव हो रखा है पूरे प्रदेश में। तो खुद का ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। क्लियर है आपको? जरा सा बुखार आए तुरंत अस्पताल जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? डिप्थीरिया से, विसूचिका से, या पीलिया, या एचमा? बताइए, कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 16वें का? जल्दी बताइए। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका, वो डी है, या क्षमा। क्लियर है आपको? ये दूध से भी फैल सकता है। क्लियर है आपको? डी, एचमा रोग। अगला प्रश्न है आपका 17वां, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। हैजा फेफड़ा, क्षय रोग टीबी क्या गला को खराब करता है? टिटनेस क्या तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों को खराब करता है? मियादी बुखार क्या पाचन तंत्र को खराब करता है? तो बताइए, एबीसीडी में कौन सा सही विकल्प है जिसमें सही मिलान किया गया है? बताइए, बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका, वो सी है। टिटनेस क्या करता है? तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों को खराब करता है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, टिटनेस का कारण होता है? बताइए, टिटनेस किसके कारण होता है? यक्षमा के कारण होता है, या साल्मोनेला के कारण होता है, या क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण होता है, या बैक्टीरियोफेज के कारण होता है? बताइए, 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर है, आपको इसमें हिंट भी दिख रही होगी। अगर आप जरा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे, जरा सा ध्यान देंगे इस प्रश्न पे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए इसका उत्तर। तो 18वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए, टिटनी टिटनी टिटेनी आपको दिख रहा होगा, ठीक है? टिटेनी से बना टिटनेस। क्लियर है आपको? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पोलियो का विषाणु, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वायरस, शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? बताइए, पोलियो का विषाणु यानी कि वायरस शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? तो पोलियो किससे फैलने वाला रोग है? विषाणु जनित रोग है या वायरस रोग है? क्लियर है आपको? तो ऐसे आप जब क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे,
तो एक के साथ अब एक से दो अधिक प्रश्नों को तैयार कर पाएंगे। तो बताइए पोलियो किससे फैलता है? क्या मच्छर के काटने से फैलता है? क्या किलनी के काटने से फैलता है? या संदूषित खाद्य और पानी के स्राव से? या लार और नाक के स्राव से? बताइए पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो डी, लार और नाक के स्राव से। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 20, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? बताइए हैजा, टाइफाइड, प्लेग या ट्यूबरोक्लोसिस। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ चुके हैं और एक से अधिक बार बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे, तो कोई भी प्रश्न आपका गलत होना बनता तो नहीं है। फिर भी आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, ट्यूबरोक्लोसिस। ठीक है, खांसी वाले जितने भी रोग होते हैं वो क्या होता है? वायु के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, खांसी जुकाम। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, एड्स वायरस नाश करता है शरीर की। तो बताइए एड्स वायरस जो होता है शरीर की कौन से भाग को नाश करता है, मतलब उसको खत्म करता है या उसको डैमेज करता है? बताइए किस पर असर दिखाता है? तो ए ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाओं का, या यकृत का, या असंक्रामक तंत्र का, या परिसंचरण तंत्र का। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लाल रुधिर कणिकाओं का, या यकृत का, या असंक्रामक तंत्र का, या परिसंचरण तंत्र का। तो एड्स वायरस नाश करता है शरीर की। बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन आपका सही है, असंक्रामक तंत्र का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, असंक्रामक तंत्र का। अगला प्रश्न है आपका, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है। बताइए वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? ए मलेरिया है, या बी विसूचिका है, या ये बी टाइफाइड है, या सी विसूचिका है, या डी जुखाम है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए। तो वायरल संक्रमण से तो रोग या एक ही होता है आपका, जुखाम, है ना? ये एक दूसरे से फैल जाता है, वायरल हो जाता है। ठीक है, जब एक को होता है घर में तो सबको हो जाता है जुखाम। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है? बताइए विषाणु के द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, या जीवाणु के द्वारा होता है, या कवक के द्वारा होता है? बताइए आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है? बताइए। तो 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, जीवाणु के द्वारा होता है। क्लियर है आपको? जीवाणु के द्वारा होता है कौन सा रोग? आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 यानी कि 24, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है, या जठर में पाया जाता है, या यकृत में पाया जाता है, या बृहदांत्र में पाया जाता है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए बताइए गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो कहां पर पाया जाता है? तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बृहदांत्र में पाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? कीट पैदा करता है, या बैक्टीरिया पैदा करता है, या प्रोटोजोआ पैदा करता है, या वायरस पैदा करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? कीट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या वायरस? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, मलेरिया कौन पैदा करता है? प्रोटोजोआ। क्लियर है आपको? मलेरिया क्या पैदा करता है? प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? कैंसर, या मधुमेह, या गठिया, या डिप्थीरिया? तो इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो संक्रामक है? संक्रामक का अर्थ होता है एक से दूसरे व्यक्ति में फैलना। ठीक है, छुआछूत से फैलना, हवा से फैलना, ये सभी रोग क्या होते हैं? संक्रामक होते हैं।
क्या कैंसर छुआछूत से फैलता है या हवा से फैलता है? बिल्कुल नहीं। मधुमेह क्या होता है कि घर में एक को है तो सबको हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। गठिया क्या घर में एक को है सबको हो जाएगा? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो 26 का कौन सा ऑप्शन बचता है? तीनों तो नहीं बचे ना, तो डी हो जाएगा ना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डिप्थीरिया कैसा होता है? संक्रामक रोग होता है एक। अगला क्वेश्चन है आपका 27। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है, बताइए किससे होता है? कौन से जीवाणु से या विषाणु से? कौन सा ये क्या होता है बताइए? बताइए। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा या माइकोबैक्टीरियम एवोनिन द्वारा या स्टेफाइलोकोकस द्वारा या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है, आपने कई बार ये प्रश्न देखा होगा। तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इतना तो सपोर्ट करिए ना, हमारा भी हमें भी अच्छा लगता है जब देखते हैं कि आप लोग इतने मन से पढ़ रहे हैं, आपको अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन होता है? बताइए। बताइए प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन होता है या कौन सा विटामिन बनता है या कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो एक एक चीज आप ध्यान से समझिए। विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन बी। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है विटामिन डी जो होता है। हम लोग क्या करते हैं, धूप में खड़े होकर भी प्रातःकालीन जो धूप होती है सुबह 7:30 से 12 बजे तक की, इस धूप में हम विटामिन डी को अपने शरीर में निर्मित कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आयरन की कमी से होता है, बताइए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। लोहिवाणुरुक्तता या श्वेताणुन्यूनता या अरुचि या अरक्तता? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इतने भयंकर भयंकर शब्द लिखे हैं कि व्यक्ति एक बार में पढ़ ना पाए। श्वेताणु न्यूनता, ठीक है, पढ़ लिया मैंने, देखे। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आयरन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है? अरक्तता होता है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? बताइए। विटामिन ई प्रजनन या विटामिन सी रतौंधी या विटामिन बी रिकेट्स या विटामिन ए स्कर्वी? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए कौन से जोड़े को सही मिलाया गया है। प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़ा करिए, नहीं तो प्रश्न आप पूरा नहीं देखते हैं और परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यह होता है प्रश्न गलत होने का कि आप सही से प्रश्न ही नहीं देखते विद्यार्थी लोग। तो प्रश्न को सही से देखना बहुत जरूरी है। प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं और वही प्रश्न गलत हो जाते हैं क्योंकि पूरा प्रश्न देखा ही नहीं होता है। जल्दबाजी आपको परीक्षा में नहीं करनी है, स्वयं पर भरोसा बनाकर रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो अभी से मेहनत कर रहा है वो निश्चित रूप से सफल होगा। शॉर्ट लिस्टिंग आ ही जाएगी, उसको तो आना ही है ना। क्या आपने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया? सबसे बड़ी बात यह। तो निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? तो विटामिन ई से प्रजनन क्षमता वाले संबंधी रोग हो जाते हैं अगर इसकी कमी हो जाए तो। विटामिन ई प्रजनन सही है। विटामिन सी से रतौंधी तो होता नहीं है, ठीक है, और विटामिन बी से रिकेट्स भी नहीं होता है, विटामिन ए से स्कर्वी भी नहीं होता है। तो आप विटामिन सी और बी ए से कमी से होने वाले रोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सी और बी और ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका सही ऑप्शन जो है आपका वो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग प्रजनन होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये रहा आज आपका रोगों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पूरा क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या आपको जो आज के प्रश्न हैं वो अच्छे लगे, क्या आप इसी तरह चैप्टर वाइज लगातार पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और ऐसे ही करता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहे और जितने भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, जितनी भी क्लासेस दे रहा हूं, उनको अगर देखते रहे तो निश्चित रूप से आपका जो टारगेट है 70+ का वो अचीव होगा, 101% अचीव होगा गारंटी के साथ। बस आपको लगातार मेरी क्लासेस देखनी है और जो मैं आपको एग्जाम के टाइम कराऊंगा ना वो 100% आपको परीक्षा में रखा हुआ मिलेगा गारंटी के साथ। मैं आपको ऐसे 500 प्रश्न बता दूंगा जिसमें से 80 से 90 प्रश्न आपके 100 में से रखे होंगे। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आप गरिमा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 94 533 66 279 पर व्हाट्सएप करिए या टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर मैसेज करके भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।